दोस्तों, कहानी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिए। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन सना को अपनी बाहों में उठाकर उसी कमरे में ले आता है जहां वह रहता था। इस कमरे में वह न जाने कितने सालों से रह रहा था। जब सरताज और नगमा इस हवेली में रहने के लिए आए थे, तब इस जिन को उनका इस हवेली में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उस समय इस पूरी हवेली पर उसका ही राज था। मगर सरताज और नगमा खुदा में विश्वास रखने वाले लोग थे, इसीलिए वह जिन चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन वह उन्हें परेशान जरूर करता था। इसीलिए सरताज मियां ने एक मौलवी से ताबीज बनवाए थे, जिससे वह जिन एक कमरे में कैद होकर रहने को मजबूर हो गया था। मगर जब वह जिन सना को देखता है तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। इसीलिए वह सना की रूह को उसके जिस्म से जुदा करके उसे अपनी रूहानी दुनिया में शामिल करना चाहता था। इसके लिए उसे 3 दिनों की दरकार थी। 2 दिन तो बीत चुके थे, अब सिर्फ एक ही दिन बचा था सना को उसके जिस्म से अलग करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले उसे सना से जिस्मानी संबंध बनाने थे। अभी वह सना से अपनी मनमानी शुरू कर ही रहा था कि तभी उसे किसी के आने की आहट होती है। इधर सना बेहोशी की हालत में दर्द से छटपटा रही थी कि तभी सना के मामा और मामी कमरे में आ जाते हैं। उन दोनों को वहां देखकर वह जिन मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी सरताज मियां अपने गले में पड़े ताबीज को लेकर ऊपर वाले से दुआ करने लगते हैं। सरताज मियां जब अपनी दुआ पढ़ रहे थे तो तभी आसमान में एक बिजली चमकती है। उस बिजली की चमक और तपिश से वह जिन घबरा जाता है और सना के जिस्म से निकलकर गायब हो जाता है। यह देखकर सरताज मियां और नगमा के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वे देखते हैं कि सना फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बीमार हो। सरताज मियां अब सना को वहां से उठाकर अपने कमरे में ले आते हैं। जैसे तैसे जागकर उनकी पूरी रात गुजरती है। दोस्तों, सुबह होते ही सरताज मियां नगमा से कहते हैं कि तुम सना का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। करीब 1 घंटे बाद सरताज मियां वापस आते हैं। उनके साथ एक मौलवी भी था। इसी मौलवी ने ही इन सभी के लिए ताबीज बनाए थे। अब मौलवी साहब पीली पड़ चुकी सना को देखते हैं और बताते हैं कि सना एक जिन की बुरी हरकतों का शिकार हो चुकी है। वह जिन किसी भी तरह उसे हासिल करना चाहता है। मौलवी साहब आगे कहते हैं कि इसे बचाने के लिए तुम्हारे पास केवल आज की ही रात है। सुबह होते ही वह जिन इस बच्चे की रूह को उसके जिस्म से निकालकर उसे अपनी रूहानी दुनिया में शामिल कर लेगा। यह सुनकर सरताज और नगमा बुरी तरह कांप जाते हैं। डर के मारे उनका चेहरा काला पड़ जाता है। सरताज मियां घुटनों के बल मौलवी साहब के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि यह बच्ची मेरी बहन की इकलौती औलाद है। उसका इसके अलावा और कोई भी नहीं है। खुदा के वास्ते इस बच्ची को बचा लीजिए। मौलवी साहब उन दोनों को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। आप दोनों खुदा से दुआ कीजिए, वह सबकी मदद करता है। दोस्तों, अब मौलवी साहब हाथ में तस्वीर लेकर सना के ऊपर इबादत पढ़ने लगते हैं। यह सिलसिला करीब आधे घंटे तक चलता है। इसके बाद मौलवी साहब ने सना को एक ताबीज पहनाया और सरताज मियां को एक चिराग देकर कहा कि इस चिराग को जलाकर रात के समय उसी कमरे में रखना है जिसमें जिन्न का ठिकाना है। वह इस काम को नाकाम करने की पूरी कोशिश करेगा। वह इस वक्त बहुत गुस्से में है और कुछ भी कर सकता है, इसीलिए सावधान रहना और डरना मत। मौलवी साहब की यह बात सुनकर सरताज मियां कहते हैं, ठीक है मौलवी साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मौलवी साहब कुछ ताबीज नगमा को देते हैं और कहते हैं कि ये ताबीज शाम तक तुम्हें सना को पिलाने हैं, लेकिन याद रखना ये काम तुम्हें सूरज ढलने से पहले ही करना है,
अगर सूरज ढलने के बाद कोई भी ताबीज रह जाता है तो सना को बचा पाना नामुमकिन है। इतना बताकर मौलवी साहब वहां से चले जाते हैं। लेकिन पता नहीं आज नगमा को क्या हो गया था। उसे बार बार नींद की झपकी आ रही थी, मगर बड़ी मुश्किल से वह अपनी आंखें बंद नहीं होने दे रही थी। बार बार उसके हाथ दुआ के लिए उठ रहे थे। वह मौलवी साहब के दिए ताबीज सना के मुंह में डाल चुकी थी। केवल एक ताबीज बचा था। सूरज ढलने में अभी 1 घंटा बाकी रह गया था कि अचानक नगमा की आंख लग जाती है। सरताज मियां किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। नगमा इतनी गहरी नींद में सो जाती है कि उसे पता ही नहीं चला कि सूरज ढलने वाला है। सूरज डूबने में अब केवल 10 मिनट बाकी रह गए थे कि तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। वह हड़बड़ाकर उठती है और घबराकर डूबते सूरज की तरफ देखती है। सूरज डूबने ही वाला था कि वह जल्दी से पानी में ताबीज को घोलकर सना के मुंह में उड़ेल देती है। सना को ताबीज पिलाकर नगमा चैन की सांस लेती है और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, रात हो गई थी। आधी रात का समय था। सरताज मियां चिराग जलाकर जिन वाले कमरे की तरफ जा रहे थे और नगमा सच्चे मन से ऊपर वाले के दरबार में सजदा कर रही थी और अपने पति और बच्चों की सलामती की दुआ मांग रही थी। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। सरताज मियां चिराग को अपनी हथेली की ओट में कर लेते हैं और कुरान की आयतें पढ़ते हुए तेजी से कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस चिराग की लो उनकी हथेली को झुलसा रही थी, लेकिन सरताज मियां ने अपनी हथेली नहीं हटाई। दोस्तों, पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया था। तेज हवाएं अजीब सा शोर कर रही थी। रात के गहरे अंधेरे में सरताज मियां को अपना घर किसी भूतिया हवेली की तरह दिख रहा था। सरताज मियां अब उस कमरे से चंद कदमों की दूरी पर थे कि उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क उठा। अचानक से उनके बढ़ते कदम रुक गए, लेकिन उसी पल उन्हें मौत के मुंह में जाती हुई अपनी भांजी सना का ख्याल आया और साथ ही मौलवी साहब की कही हुई बातें उनके कानों में गूंजने लगी कि डरना मत, खुदा पर भरोसा रखना। इस बात को याद करते ही सरताज मियां हिम्मत के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वह कमरे की चौखट पर पहुंचते हैं, उन्हें किसी ने पीछे से आवाज लगाई, सुनिए। सरताज मियां ने आवाज को साफ साफ पहचान लिया था। आवाज उनकी पत्नी नगमा की थी। वह पलटकर देखना चाहते थे कि इबादत में बैठी हुई नगमा यहाँ क्यों आई है, मगर फिर उन्होंने सोचा कि जिस काम के लिए वह आया है उसे पूरा किए बगैर वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इसके बाद सरताज मियां तेजी के साथ उस कमरे में घुस जाते हैं और चिराग को कमरे के बीचों बीच रख देते हैं। सरताज मियां जैसे ही चिराग को रखते हैं, एक भयानक चीख उस कमरे में गूंज उठती है और पूरा कमरा जलने लगता है। सरताज मियां तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल आते हैं और चैन की सांस लेते हैं। सरताज मियां के बाहर निकलते ही वह कमरा अचानक से गिर पड़ता है। उन्होंने देखा कि नगमा तो सजदे में बैठी हुई दुआ कर रही है। यह देखकर सरताज मियां के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। वह समझ गए थे कि उन्हें आवाज लगाने वाली नगमा नहीं बल्कि वह जिन ही था। यदि उस समय वह पलटकर देख लेते तो सना का बचना नामुमकिन था। यह सोचकर वह बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोस्तों, वह जिन अब उस कमरे से हमेशा के लिए जा चुका था। सना भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। 1 हफ्ते बाद वापस वह अपने माता पिता के पास दिल्ली लौट आती है और करीब 6 महीने बाद ही उसके माता पिता उसका निकाह दिल्ली के ही एक बिजनेसमैन लड़के से कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी सना और उस जिन्न की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।